बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। सस्ती और मुस्तकिल तवानाई की फराहमी किसी भी मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की सनत का पहिया चलाने के लिए और बरामदात के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं मुल्क को इकनॉमिकली स्टेबल करने के लिए और बरामदात के फ़रोग के लिए, लेकिन सस्ती तवानाई की फराहमी का मसला बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। अब बिजली के कई मंसूबे तो लगा लिए गए हैं और बिजली की प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन इस बिजली की कीमत ही असल मसला है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता अदवार में जो IPPs के साथ मुआहदे किए गए उनमें किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया और ये जो एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है इसके हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। प्लस ये जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जे, ये क्यों पाइल अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। तो पाकिस्तान के तनाजुर में बताइएगा कि एनर्जी क्राइसिस है क्या, हम आपको कहाँ पर खड़े हुए नज़र आते हैं, कितनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, कितनी ज़ाया हो रही है, और ये जो सर्कुलर डेट्स जो हैं एक्यूमुलेट होते हुए, पाइल अप होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। आज जो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आपने बात की, अब तो ये कहा जा सकता है आज 2021 के अंदर कि ये पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, पूरी दुनिया को ये फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी तारीखी वजूहात नहीं पता। मैं पाकिस्तान के हवाले से इसकी तारीखी वजूहात बयान करने से पहले ये बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम 12,000 मेगावाट ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही। बड़ा बचगाना सा सवाल आपके जहन में आएगा, वो ये कि 12,000 अगर मेगावाट हम बिजली ज़्यादा कर रहे हैं तो लोड शेडिंग का शिकार क्यों है। डिमांड से ज़्यादा अगर हमारी सप्लाई है तो उसकी फिर हमारे रेट्स बिजली के महंगे क्यों होते जा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है। फिर मुल्की कर्जा जो है वो GDP का 65% जो है वो गर्दिशी कर्जा उसके बराबर है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, 613 अरब और खरबों के अंदर हमारा कर्जा जो बढ़ता जा रहा है वो क्या है। उसकी बुनियादी रीजन को समझना होगा। थोड़ा मैं अंडरस्टैंडिंग देता चलूं आराम के साथ। ये बहुत जरूरी। पहली बात ये है कि पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है, जो हम बनाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो 37,402 है। यानी अब आपने आसान सा एक फिगर जहन में रखना है, यानी 37,000 मेगावाट हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। उसके अंदर जो हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड है, हमारी जरूरत है, जो हम यूटिलाइज करते हैं वो 25,000 है। 25,000 से ज्यादा हम यूज नहीं करते। अब आगे आप चलें कि इसके अंदर गर्मियों के अंदर यूज ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर्दियों में बहुत बड़ा मसला पड़ने लग जाता है, सबसे ज्यादा मुसीबत तो हमें सर्दियों में शुरू हो जाती है, लोड शेडिंग उसमें ज्यादा हो जाती है। उसकी रीजन है, अच्छा। उसकी रीजन यह है कि क्रूड ऑयल और उसके ऊपर हम जब आ गए थे उसकी वजह से बढ़ती है, लेकिन रीजन मैं आगे बाद में बताऊंगा। अब आप आ जाइए कि हमारे यूज कितने करते हैं। प्रोड्यूस हम करते हैं, प्रोडक्शन हमारी 25,000 मेगावाट की है और 22,000 मेगावाट हमारी जो है तरसील जो है जिन लाइंस में जाती है, यानी ट्रांसमिटिंग लाइंस, आसानी से समझ लें जिनके जरिए से बिजली जाती है, वो ग्रिड। अब मैं उस पर नहीं आने लगा कि आपके ग्रिड वीक हो चुके हैं, ग्रिड पुराने हो चुके हैं, आपकी ट्रांसमिटिंग लाइंस जो हैं वो खराब हो चुकी हैं, लाइन लॉसेज होते हैं, मैं उस पर बात अभी नहीं आ रहा। लेकिन आपके पास जो ग्रिडिंग लाइन की जो ट्रांसमिटिंग लाइंस की कैपेसिटी वो 22,000 है। अच्छा। यानी 37,000 आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप 25,000 जो आपकी कंजम्पशन है, उसके अलावा जो 22,000 आप भेज सकते हैं, ये 12,000 मेगावाट आप जाया कर रहे हैं। 12,000 मेगावाट आप जाया कर रहे हैं। अब आगे हम आगे चलते हैं, इसको किया किसने था, टोटल आपकी डिपेंडेंसी क्या है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ट्रांसमिटिंग लाइन जो है वो हमारी बढ़ाई क्यों नहीं गई, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आते रहे, किस तरीके से आते रहे, ये अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो है फर्नेस पे और नेचुरल गैस पे, लेकिन ये टोटल जो बनती है एनर्जी हमें आवाम के लिए। अब यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। यानी आवाम के लिए मैं बार बार बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए IPPs का इतना बड़ा है, डिस्कोस इतना ज्यादा बजट में हो गया कि अब आवाम भी पूछती है भाई कि हमारी जो बिजली का बिल वो बढ़ता क्यों है, हमें देना क्यों पड़ता है, और फिर जो हुकूमत है क्या इसको इल्जाम दें
या पिछली हुकूमत के मुआहदों को इल्जाम पिछली देंगे? हुकूमत ने जो आईपीपीस के साथ जो मुआहदे किए उसमें किन चीजों को नजरअंदाज किया गया, मतलब हम क्यों ये खमियाजा भुगत रहे हैं? उसकी क्राइसिस का मैं एक हिस्ट्री लेकर आया हूँ आज, मैं उसको अर्ज करता हूँ, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले ये हुआ क्या है। मुआहदे की वजूहात होती हैं। हमने बहुत सारे प्रोग्राम मैंने प्राइवेट चैनल्स पे भी देखे हैं। मैंने देखा है हमाद अजहर साहब को जो है वो क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, मैंने देखा है बाकी जगहों पे भी क्वेश्चन मार्क होता है। तो फिर डिबेट के अंदर जो क्या होता है कि वो एक दूसरे से जीत के चक्कर के अंदर आप भूल जाते हैं कि आपने एक लिमिट आवाम को बतानी थी। समझ लीजिए कि फर्नेस ऑयल जो है वो 14% इस्तेमाल होता है, नेचुरल गैस जो है वो 31% इस्तेमाल होता है। जी हाँ, एनर्जी मिक्स। अच्छा, ये मेजर डिपेंडेंस है फर्नेस और नेचुरल के ऊपर। फिर आता है आपका कोल, 16% आपका टोटल कोल पे इस्तेमाल हो रहा है। कोल के ऊपर मैं आपको अर्ज करता चलूं साथ ही कि ये आपका थर्ड से जो कोल मिलता है ये कोल इस्तेमाल नहीं होता, उसके अंदर आपका जो है वो फर्नेस होता है। फर्नेस की वजह से वो कोल काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसमें मैं एक और भी मैं मतलब क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस इदारे को भी नहीं कहना चाहता, लेकिन समझने की बात है कि ऐसे स्पोक्स पर्सन से हमें एतराज करना चाहिए जो कि इस तरह की बातें करते हो कि हम कोल प्रोजेक्ट्स को का इजाफा करेंगे। भाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कोल प्रोजेक्ट्स पावर प्लांट्स भी लग रहे हैं वो भी कोल जो है वो इंपोर्ट करना हो रहा है। और उसके अलावा जो क्रूड ऑयल है, जी मैं अर्ज कर रहा हूं, जो क्रूड ऑयल है वो भी हमारा जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो 29% टोटल हमारा आ रहा है। न्यूक्लियर 4% इस्तेमाल हो रहा है। रिन्यूएबल जो है वो सोलर, विंड प्लस सारा कुछ सोलर मिला करके ये 5% पर आ गया। अब आपको जैसे मैंने ये बताया कि आपका जो कोल है वो इंडोनेशिया से और साउथ अफ्रीका से मंगवाया जा रहा है। अच्छा, अब आपके जो टोटल फ्लो ऑफ जो वाटर था वो देखें कि आपका 29% जो है वो पानी आपका आता था, यानी साउथ से नॉर्थ तक हम आते हैं और हम आराम से उसको वो बनाते थे। यानी इजी तरीन तरीका ये है कि हमारा 1 से 2 रुपए से ज्यादा फी यूनिट नहीं आता था। अच्छा, 1 से 2 रुपए से ज्यादा यूनिट नहीं आता था। इसका मतलब है पिछले दौरे हुकूमत के अंदर कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो थे वो कहीं ना कहीं मुगालते का शिकार हुए। कोल को हमने इंपोर्ट किया, क्रूड ऑयल को हमने इंपोर्ट किया, हमने इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से मंगवाया, और यूटिलिटी जो 29% की जो आपका आ रहा था उसको हमने उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया, और हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो ज्यादा लगाने चाहिए थे उस दौर में तो लगाए जा रहे हैं ना। जी आप पूछिए कि अब ओरिजिन, आपने क्राइसिस का ओरिजिन पूछा जी। अच्छा, अब मैं अर्ज करता हूं कि ये क्राइसिस हुआ कब। 60 की दिहाई में मैं तारीख बयान करना चाहता हूं कि 60 में डैम बनना शुरू हुए। जो इतने कर्जे हम पर पाइल अप हो गए हैं इसका बता रहे हैं आप। जी जी, मैं वो कहां कर्जों से शुरू होने लगा हूं कि देखें जी, डैम बनाए जाने थे। ठीक, 60 में पहला डैम बनता है, 60 से शुरू होता है और 67 के अंदर पहला डैम मंगला बनता है। फिर 76 के अंदर जो है हाइड्रो फोकस प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, और रिवर फ्लो और नॉर्थ और साउथ अरेबियन सी तक जो है वो हमारे जो है वो पोटेंशियल हाइड्रो के प्रोजेक्ट शुरू होना शुरू हो जाते हैं। 70 के अंदर जो है, यानी यूं समझ लें कि यहां तक हमारे प्रोजेक्ट्स ने जो वो काम किया जो कि हमारा आज तक जो बिजली पैदावार हो रही है, और सारी डिपेंडेंसी अब तक वहीं पर है। फिर 70 के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शुरू किया, और जो इसके किनाब्स हैं वो लगना शुरू हुए और इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ना शुरू हुई। 80 के अंदर न्यूक्लियर जो है वो एक्सपेंशन हमने की, लेकिन उसका जो है वो ज्यादा नहीं हो सकी, और उसके अंदर हम इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं करें। अब आपका मेजर सवाल आ गया, यानी प्रॉब्लम क्या था, कब से शुरू हुआ था, कहां से? 90 की दिहाई से। 90 के अंदर जब है, 90 के अंदर आपकी मुताबिकत यानी हाइड्रो के मुताबिकत के ऊपर रखे हुए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू हुए, शॉर्टफॉल पूरा करने की जिद शुरू हो गई। अब 90 के अंदर वो शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए हमारा फ्यूल मिक्स चार्ट बनता है, और वो अभी हम डिस्प्ले भी कर देंगे। वो ये कि जो फ्यूल मिक्स चार्ट जो था वो 60% हाइड्रो पर रिलाई करता था और 40% थर्मल पे रिलाई करता था। अब वाइस वर्सा कर दिया गया कि 70% जो है वो आपका जो है वो थर्मल पे कर दिया गया, यानी ऑयल और क्रूड और सारा उसके अंदर आ गया, और 30% जो है वो आपका हाइड्रो पे कर दिया, यानी वो भी उससे ज्यादा कम कर दिया। 90s के अंदर जो शॉर्टेज की जो पूरा करने के लिए MOUs किए गए, अब मैं वो बताने लगा हूं कि कितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए जी। 90 में इसके जो है वो MOU साइन किए गए, और एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम इसका शुरू किया, जो कि सबसे बड़ी वजह बनती है। कॉज एंड इफेक्ट जब निकालते हैं और मैनेजमेंट के डिसिप्लिन की बात करूं, सबसे पहले एक जुमला और भी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस की सबसे बड़ा डिलेमा ये आपकी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, और सबसे बड़ा डिलेमा पैदा करने वाले आपकी ये ब्यूरोक्रेटिक डिजाइन है, आपके टेक्नोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। इन लोगों ने जो बिजली के साथ किया और गलत, और फिर उसके बाद सियासी मुआहदे जो थे वो सियासी खिलवाड़ हो रहा है, वो तो हुआ। मैनेजेरियल मामला वीक होते गए, आपने गैर सियासी तकर्रियां की,
वीक लोग आना शुरू हो गए, फिर आपको उसको शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए क्या कररना पड़ा, आपको आईपीपीएस की तरफ का इंडिपेंडेंट पावर प्रोसीजर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रोड्यूसिंग कंपनी किस तरह की, ये इन्वेस्टर्स थे, इन इन्वेस्टर्स को आपने अट्रैक्ट करना था, ये इन्वेस्टर आपके पास अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, फिर आपने वो मुआहदे किए जो आपके लिए खतरनाक तरीन थे। आपने कहा कि 13,000 मेगावाट आप बिजली पैदा करके दो, तो हम 13,000 की 13,000, उन्होंने कहा हम 24/7 अवेलेबल अगर होंगे तो 13,000 मेगावाट आपको चाहिए तो हम 13,000 मेगावाट के पैसे लेंगे, आपका खर्च होता है हो, कंज्यूम होता है हो, आप फॉर एग्जांपल 13,000 आपने डिमांड किया और 7,000 इस्तेमाल किया, जितना जाया होगा वो आपका, पेमेंट्स आप देंगे और आप लायबल हैं पेमेंट देने के। तो उस वक्त मोस्ट लीनियंट आपने यानी आपने मुआहदे किए और वो आपको नुकसान उठाना पड़ गया। फिर अब जो कन्वर्जन मैंने आपको बताई कि एक तो सारा वो हो गया, उसके बाद थर्मल से आपने हटकर आपने ये किया और कंप्लीट आप जो है वो ऑयल की डिपेंडेंसी पे चले गए और इंपोर्टेड फ्यूल आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, जब फ्यूल इतना एक्सपेंसिव है तो डेफिनेटली प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अब यहाँ पर ये देखिए हाँ, डॉक्टर हसनैन यहाँ पर हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरशद बासी साहब, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ नाजरीन फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरशद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में क्या वजूहात है एनर्जी क्राइसिस की, और आईपीपीएस के हवाले से भी डॉक्टर हसनैन ने बताया कि किस तरह से मैनेजेरियल मामला थे और किस तरह से फ्यूल मिक्स जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन अब जो हुकूमत मुज़ाकरात करने जा रही है, हाउ आर दे गोना बी डिफरेंट, मतलब क्या इस तरह से किया जाएगा कि उससे हमारी सिचुएशन इम्प्रूव की हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो लाइन लॉसेज हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात हैं, इनको किस तरह से ठीक किया जाएगा, क्योंकि गर्दिशी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, सर्कुलर डेट पाइल अप होता जा रहा है। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि अभी एक सर्कुलर डेट के ऊपर एक रिपोर्ट क्लासिफाइड मैंने भेजी है टॉप जो अथॉरिटीज है कि हम किस तरह कर सकते हैं, स्पेशली जब के इलेक्ट्रिक में 7,000 की डिमांड है और 7 हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हबको पावर प्लांट है और इवन वहाँ पे अब हमारे पास न्यूक्लियर 2 पावर प्लांट भी आ रहे हैं। तो दिस इज वन वे टू रिड्यूस द सर्कुलर रेट एंड विद कैपेसिटी पेमेंट। दूसरी बात ये थी कि बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि एक सबसे बड़ी बात है हमारे जो आईपीपी का इनका फ्यूल ऑडिट होना चाहिए। फ्यूल ऑडिट इस तरह के हमने पेरिस डिक्लेरेशन पे साइन किए हुए हैं कि इनकी एफिशिएंसी और रेट बढ़ना चाहिए। सॉरी मैं थोड़ा इंजीनियर हूँ, इसलिए उस साइड पे जाऊंगा थोड़ा सा। बैरेट ऑर्डर है, उस पे जो पहले नंबर जो सबसे कम फ्यूल खाता है, चाहे फर्नेस ऑयल है चाहे एलएनजी है, वो पहले आना चाहिए। एक तो बात ये है। दूसरी आपने जो बात की है कि किस तरह लाइन लॉसेस कम कर सकते हैं, ये 2010 में एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर के साथ एक ड्यू डेलिब्रेशन हुई थी, जब मैं फाटा में वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक्सपर्ट था कि फाटा में आप बताओ कि कोई बिजली का बिल नहीं देता और आज भी नहीं दे रहे। उसमें ये एक डिसीजन हुआ था कि हम ऐसे करते हैं जो लाइन लॉसेस हैं हम विद इन 1 मंथ कम कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसको आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स जैसे उड़ीसा में इंडिया में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, बम्बे में हुआ, वहां भी लाइन लॉसेस 26% है और न्यू दिल्ली में 56% थे। तो क्या हुआ था, आउटसोर्स कर लिया था कलेक्शन में। तो जब कलेक्शन आउटसोर्स कर दी, जो लोगों ने जनाब और वेलमेनली रिस्पॉन्स दिया है और वो लाइन लॉसेस जो न्यू दिल्ली में 54% थे वो रिड्यूस होके 9% तक रहेगी। तो एक तो ये मेथड था। तीसरा मैं एक कि 15 नवंबर से यहां पर 12-15 नवंबर से यहां मिलें चल रही हैं, तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तो सिंध गवर्नमेंट ने पूरी मुल्क दुश्मनी करने की कोशिश की है, सिंध की आवाम के साथ भी, कराची की आवाम के साथ भी, सिर्फ अपने एक मैं ये कहूंगा मुल्क की अगर इंटरेस्ट की तरफ देखें तो एक सस्ता पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, सस्ती पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए सिंध हुकूमत ने यह काम किया जानबूझ के। जो मिलें अक्टूबर में चलनी चाहिए थी उन्हें नहीं चलने दिया और उन्हें नवंबर में भी लेट चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया किरण और मटियारी ने ऐलान किया, बड़ी मिल किसी ने नहीं किया। तो अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, अवाम इतनी सादा नहीं है, अवाम को इस सारी बातों का पता चल रहा है क्या हो रहा है। अब मैं आगे आता हूं। हुकूमत को आप वोट देते हैं, वोट किस लिए देते हैं, हुकूमत क्यों बनती है किसी मुल्क में भी? किसी मुल्क का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन होते हैं, वोट पड़ते हैं, अवाम हुकूमत को वोट देती है,
ताकि उनके पास पावर हो अपना एजेंडा भी लाने की और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करने की भी। एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि स्कूल कब खुलने हैं, बंद होने हैं, ताकि बच्चों को तालीम मिले, पुलिस का निज़ाम ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिले, अशिया खुर्दोनोश की मूवमेंट का असूल कि दुकानें कितने बजे खुलनी है, कितने बजे बंद होनी है, कौन सी सड़क पर क्या चलना है, प्रायोरिटी दे देते हैं। जैसे आप कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दे देते हैं, बिजली किसको पहले मिलनी, गैस किसको पहले मिलनी है। ये सारे इख्तियारात हुकूमत के पास क्यों हैं? क्योंकि इससे सोसाइटी का एक नज़्म नस्क चलता है। ये सारे इख्तियारात हुकूमत के पास इसलिए हैं, आपने देखा होगा जब कभी जंग लगने का समा होता है किसी मुल्क में भी, और अपने मुल्क में भी आपने देखा, तो तैयारी के सिलसिले में तमाम जो स्कूल हैं उनके अंदर कैंप बनाने की तैयारी की जाती है, हॉस्पिटल्स के अंदर कैंप बनाने की कोशिश की जाती है। किस लिए? ताकि अगर ऐसा कोई मामला हो तो अवाम को बचाया जा सके, मेडिकल कैंप्स हों, राशन के कैंप्स हों। लेकिन अगर कोई रोक दे उस टाइम इस काम से, जो बड़ा बुनियादी काम है हुकूमत का, जिसके लिए वो वोट लेके आती है, तो बताइए फिर किधर गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किधर गया आवाम के वोट का वो हक? तो सब कुछ खत्म हो गया फिर। अब हम ये देख रहे थे कि शुगर माफिया पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है। ये वो शुगर माफिया है जिन्होंने 9 से 11 साल कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने बंदे लगवाए पहले, फिर उनसे एक छोटा सा फाइन होने दिया कंपैरेटिवली 27 करोड़ का, 9 से 11 साल उस पर स्टे ऑर्डर रखा ताकि इनको कोई पूछ ना सके। जंगल का राज था। हमने आके कंपटीशन कमीशन को रिवाइव किया, मेरिट के ऊपर 40 अरब से ज्यादा के इनके ऊपर फाइन किए, महंगे वकील करके फौरन अदालतों में जाके स्टे लेके उसके पीछे घुस गए। आज तक वो रिकवरी नहीं हो सकी। एफबीआर का टैक्स चोरी किया जाता था, एफबीआर भी इनके नरगे में था, यरगमाल था इनके हाथों में। आपको पता है ये जो इशराफिया ये ऊपर सारे फैसलों में इन्वॉल्व होती है। क्या वो हमारी हुकूमत में इन्फ्लुएंस करने का कोशिश नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। लेकिन इंडिपेंडेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिवाइव किया हमने। जब हमने एफबीआर को रिवाइव करके दोबारा टैक्स असेसमेंट की और इनके ऊपर जो टैक्स एवेजन की हुई थी या टैक्स स्लिप किया हुआ था, जो वो 500 अरब का टैक्स इंपोज जब हुआ दोबारा, वो टैक्स रिकवरी इससे पहले कि गवर्नमेंट करती, उसके ऊपर फिर जाके अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया। अच्छा चलें इसको भी छोड़ देते हैं, ये पैसा लेना है इसकी भी बात हो जाएगी। 9 साल स्टे ऑर्डर चला, पहले इन्होंने लिए रखा, उसके बाद अभी 40 अरब फाइन हुआ उसका, उसके बाद आपने देखा कि मैंने बताया आपको कि 500 अरब उसका भी स्टे ऑर्डर। अब हमें गर्मियों में नजर आ रहा था कि इन्होंने क्रशिंग सीजन के करीब जाके तंग करना है, ब्लैकमेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्रशिंग सीजन से पहले नून लीग की आखिरी हुकूमत से 27 अरब की सब्सिडी ली थी इन्होंने, याद होगा आपको। एक्सपोर्ट हमारी हुकूमत में ये एक दफा दी गई और उस पर भी हमने किस तरह का 5 अरब की, उस पर भी किस तरह का एहतसाब किया वो आपके सामने है, अपने लोगों का भी और इनका भी। अब इन्हें वो सब्सिडी तो मिलनी नहीं, तो हमें पता था इन्होंने ब्लैकमेल करना है, तो एक कानून बनाया। आप वोट देते हैं, एक बैठी हुकूमत का काम है अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम के ऊपर कानून बनाए, तो जून मई में एक कानून बनाया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने बर वक्त शुगर मिल्स ना चलाकर मुल्क दुश्मनी की। अक्टूबर में सिंध में शुगर मिल्स ने चलना होता है, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार के बाद बर वक्त शुगर मिल्स चलनी चाहिए थी। आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने बर वक्त शुगर मिल्स ना चलाकर मुल्क दुश्मनी की है। गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है इस बार, और इस बार गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने के बाद बर वक्त शुगर मिल्स चलनी चाहिए थी ताकि किसी भी हवाले से चीनी की कमी ना हो। अक्टूबर में सिंध में शुगर मिल्स ने चलना होता है और ये उसका नॉर्मल पैटर्न है, जिसके दौरान अक्टूबर में सिंध में शुगर मिल्स ने चलना होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।
हमने पाकिस्तान के टॉप ऑयल एंड गैस और पावर एक्सपर्ट्स ने इनको एक प्रेजेंटेशन दी, नहीं एक ब्रीफ भेजा, कहा कि देखें पाकिस्तान में ऑयल और गैस 43% में अभी तक उसकी एक्सप्लोरेशन हुई है, बाकी अभी हमारे पास 55% ज्यादा एरिया रहता है। और इस एरिया में स्पेशली कालू, कोलू, नॉर्थ बलूचिस्तान के कुछ हिस्से और केपीके में जो ऑयल सीप है, इस पे हम अपने 5 साल में हम खुद कफील बन सकते हैं। और ये बात अनफॉर्चुनेटली जो एक बात हो रही है कि ऑयल एंड गैस के जितने भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पेशली जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह का इतना जवाब नहीं दे रही, इतना जितना होना चाहिए था, जितनी ट्रस्ट होनी चाहिए थी, OGDCL है, PPL है या बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें नहीं मिला। और तकरीबन 3 साल हो गए, अभी तक हमने ओपन ऑक्शन ब्लॉक्स की नहीं की, क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि अभी तक हमारी जो पेट्रोलियम जो पॉलिसी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी जो 2012 में आई थी और 5 साल के बाद ड्यू होती है, वो भी अभी तक नहीं है। अब्बासी साहब, और एक बात जो आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा वो ये है, मैंने कुछ टिपिकल OGDCL में 1 साल काम किया है। देखिए वहां पे आप गए, कहती तो मैं आपको पहले इसकी वीडियो भेजता, उसकी बड़ी और चीजें भेजता कि किस तरह ऑयल स्प्रिंग्स वहां पे हैं। हम तकरीबन 50,000 बैरल से लेकर 1 लाख बैरल तक हम वहां से इसको टैप कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये 2 बातें नहीं हुई। तो ये मैं बातें वो कर रहा हूँ, मैं एज ए इंजीनियर बात कर रहा हूँ। इस सबसे मेरी 30 ईयर्स का इन हैंड एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो ओवर टू डॉक्टर हुसैन साहब, मैं भी शायद इससे कुछ सीख पाऊँ। अच्छा नहीं अब्बासी साहब, आप ही से सवाल है मेरा, और मैं आपसे आपकी आमद से पहले मैं एक बात कर रहा था कि हमारी तकरीबन 37,000 के करीब हमारी डिमांड थी, उसके बाद 25,000 हमारे पास कंजम्पशन है जो ज़रूरत है, और 22,000 जो है वो हम लाइंस को भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। तारीखी हवाले से हमने थोड़ा सा देखा था कि फर्नेस ऑयल है और नेचुरल गैस है, इसके बाद जो कोल है वो भी तकरीबन 6% पे है। सर एक तो ये बताएं, तारीखी हवाले से मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जब हम IPPs के साथ मुआहदे हमने किए तो बड़े लीनियंट मुआहदे थे। वो ये था कि 13,000 मेगावाट भी अगर बनाएंगे और हम 7,000 यूज़ करेंगे तो हम पेमेंट जो है वो 13,000 की कर देंगे। अच्छा, ये बढ़ते चले गए और यहाँ पे इनिशियल 19 इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट्स जो थे वो इनिशिएट किए गए, और इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो थी वो 3,000 के करीब थी, यानी 3,156 कर लें, लेकिन मैं 3,000 राउंड फिगर कर देता हूँ, यानी 400 बिलियन के डॉलर के प्रोजेक्ट थे। फिर एक्सपैंड कर गए सर ये 6,000 मेगावाट तक। अच्छा, इन IPPs ने एक और काम भी किया, और जो हमारी बिजली जो थी वो भी कन्वर्जन में हो गई आवाम की आसानी के लिए, कि जब भी हम बिजली बनाते हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर, मतलब इज दैट राइट सर? पहली बात आखिर करूंगा कि एनर्जी स्टोर, ये एनर्जी स्टोरेज जो है ना, ये दुनिया में अभी एक काम हुआ है कि जैसे लिथियम बैटरी है, या अभी ऑस्ट्रेलिया में एक डिस्कवरी हुई है कि अभी वो अभी इस स्टेज पे एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है कि हम बिजली को स्टोर करें, लेकिन वो बिजली का जो स्टोरेज है इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। हमारा जो ज्यादा इशू है कि हमने जितने IPP के एग्रीमेंट किए हैं उस पर एक क्लॉज है टेक अ पे, या बिजली लें या पे करें। उसमें जो प्लांट फैक्टर रखा है वो भी पहले 60% था, बाद में मियां साहब के दौर में 85%। अब एक इशू वो ये है कि बिजली का निजाम 3 पिलर्स पे है, जनरेशन यानी बिजली कारखाने लगने, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मियां साहब के दौर में एक बात हुई है कि 13,000 मेगावाट हो गया जनरेशन है, लेकिन जो ट्रांसमिशन है अभी वो 600 kV की जो मटारी टू इस्लामाबाद है और ये लाहौर है, और फिर मटारी टू फैसलाबाद है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी हम जो आप बात कर रहे थे, हम अभी भी 26,000 से ज्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जब ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो ओबियसली जो बाकी जितना है वो है तो कैपेसिटी पेमेंट। दूसरा, सवाए इस्लामाबाद के अलावा आप देखिए पाकिस्तान में कहीं अंडरग्राउंड नहीं है, शायद RDH लाहौर में या उधर है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है सच ए डिटोरिएटेड, एंड दिस इज वाई अगर आप आज आपको मैपिंग करते हैं, ये मैंने मैपिंग की 2017-18 उस वक्त शायद ADB की तरफ से, कि पाकिस्तान में इवन जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी 1 या 2% लॉसेज। हमें कम से कम 15 से 20 बिलियन डॉलर चाहिए हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप जैसे रॉलपिंडी देखते हैं, लाहौर देखते हैं, क्या हो रहा होता है कि एक खंभे के पता नहीं लगता
सिर्फ ऑनली लाइन में लोग किसके घर को कौन सी तार जा रही है, किसी शॉपिंग प्लाजे में क्या जा रहा है, ये अभी इस पे ये काम करना है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, हमारे यहाँ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो डील करती हैं और अच्छा, अब आसिफ साहब, होता है वो नेशनल पावर मैं यहाँ पे पर्टिनेंट सवाल की तरफ आना चाहता हूँ। वो ये कि यहाँ से शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया। तकरीबन 90 को हम कहते हैं कि क्राइसिस का आगाज होता है। वहां से हम अब आईपीपीस को लाते हैं। आईपीपीस हमारी जान का बबाल बन जाते हैं और उसके पास हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं होता। हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए और हम फर्नेस ऑयल और ऑयल को ले आए, कोल को ले आए, फिर न्यूक्लियर पे भी काम नहीं कर सके। और रिन्यूएबल एनर्जी का आज भी अगर देखें तो 1%, 2%, 1%, 2%, जबकि ये कहा जाता है कि तकरीबन 25% से ज्यादा बिजली रिन्यूएबल पे आ जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ भी कर लें कि हाइड्रो जितना बेस पावर जो है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सर, आपसे सवाल मैं छोटा सा ही करना चाहता हूँ, वो ये कि जो शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए अब आप क्या समझते हैं कि ऑयल पर और फर्नेस पर और कोल के ऊपर जो हमारी रिलायबिलिटी थी, इसको खत्म नहीं कर देना चाहिए था? 30 साल से 94 में सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा किया और ये सियासी तौर पर गलत इकदाम नहीं थे। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी अच्छी बात की। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि इस मुल्क में बदकिस्मती उस पर शुरू हुई जब टेक्निकल इश्यूज चल गए एक नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास। यानी कालाबाड़ डैम था, कालाबाड़ डैम हमारे उसके ऊपर 15-16 साल जाए हुए। व्हाट अ वायबल प्रोजेक्ट, कितना जबरदस्त किस्म का वायबल प्रोजेक्ट था। अगर वो आज होता तो हमारी 18 मिलियन यूनिट जो बिजली है वो बिजली हमारी बनती और हमें गैस जो एग्जॉस्ट हो गई है हमारी इसी चक्कर में, क्योंकि हमने उससे बिजली नहीं बनाई। फिर देखिए एक और टेक्निकल बहुत बड़ी बात यह है, कालाबाड़ डैम ना बनाने का मतलब ये कि हमने काबुल रिवर के पर हमारे राइट स्टैब्लिश नहीं हुए। और कालाबाड़ कभी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में डिस्कस नहीं हुआ। वाटर एक्सचेंज सेंटर 2 है, जानसौरों में है, लाहौर में है। मैं खुद पायनियर हूँ जी एनर्जी एक्सचेंज सेंटर का नफ्स में, यूटी पेशावर में, वहां ये नहीं हुआ। और ये चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है, स्पेशली हमारे एक दो सूबों के बंदों ने वो कहा जी ये नामंजूर। हमने वहां वो पॉइंट था जहां पे हमने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बेस की और उसके बाद थर्मल पे आ गई और उसके बाद ऑयल पे लगे, गैस के लगे। एक ये था। लेकिन हाइड्रोपावर यस बेस होनी चाहिए, लेकिन देखिए जब पीकी डिमांड है हमें फिर भी थर्मल चाहिए होता है। हमें तो पाकिस्तान तो हाइड्रोपावर की बास्केट कहते हैं। देखिए हमने बड़ी दुनिया, मैंने काफी दुनिया के इसमें काम किया। मैंने 4 साल चाइना के साथ भी काम किया है। वो कह रहे हैं यार देखो व्हाट एनिशन, आप हाइड्रोपावर की बास्केट में आप कभी कोल पे लगा रहे हैं, आप कभी किस पे लगा रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि हम एक यूनिटी एक ये नहीं बना सके एजेंडा कि ये इशू इंजीनियर्स का है। जैसे मैं अक्सर पार्लियामेंटेरियन में अक्सर बात होती है कि देखो तुम्हें जो सर दर्द होता है तुम बस स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, अपने मोहल्ले के काउंसलर के पास नहीं जाते। लेकिन जो कालाबाड़ डैम है ये इशू किसके हुआ है, ये इशू डिस्कस कर रहा है, कोई काउंसलर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हमने उसको एक पॉलिटिसाइज किया। वो पॉलिटिसाइज करने की वजह से आज पाकिस्तान पे 2.9 ट्रिलियन का को डेट है और ऑब्वियसली तकरीबन 800 बिलियन हमारा कैपेसिटी पेमेंट है। हमने वो सफर एक बहुत बड़ा एक पॉइंट जहां मिस किया, उसके बाद हमारा फा लिया है। अब इंडिया देखना, इंडिया इस पर तकरीबन 45,000 मेगावाट हाइड्रो पावर कर चुके हैं और चनाब के ऊपर झेलम के ऊपर, इवन दरियाए सिंध के लद्दाख पे बम्पर टू बम्पर उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो डॉक्टर साहब ये असल में क्या कहता हो दिलीप मिलके करें आओ गाड़ियां। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप जरा सोल्यूशन, टेक्निकल सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कीजिए सर के यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी 4 पॉइंट्स ऐसे बता दीजिए कि किसकी तरफ से आपको लगता है आपके मुताबिक कि सोल्यूशन निकल सकता है और हम इस गर्दिशी कर्जे को छोड़ देते हैं फिलहाल। सोल्यूशन किधर से निकलता है एनर्जी का? बात सुने। पहली बात ये उसको क्यों छोड़े गर्दिशी कर्जे को, दैट इज द प्रॉब्लम। नंबर 1 जो पहला सोल्यूशन है वो ये है इमीडिएट, 2 महीने में हो सकता है कि के कराची में उसके पास सिर्फ 2000 मेगावाट है। ठीक है, वहां हमारे 5000 मेगावाट सरप्लस है। वी कैन कनेक्ट किनोक 2 और अभी जो किनोक 3 भी आ रहा है, वी कैन कनेक्ट। और आपको कोल, आपको दूसरा और लकी जो अभी हमारे पास है हम कराची में, वहां डिमांड भी है तो हमारा 4000-5000 सरप्लस वहां चला जाएगा।
और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमें एक्सपेडाइट करना चाहिए जो ट्रांसमिशन लाइन है हैदराबाद की कुटारी से लाहौर, कुटारी से फैसलाबाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसकी कीमतें कम करनी है। कम से कम कैसे करेंगे जब इसका टेक्निकल ऑडिट हो। यार आपने पूरी इतनी बड़ी ब्रीफ मुझसे ले लिया, ये तो ब्रीफ जो है मेरे ख्याल में $1 बिलियन का बनता है। डॉक्टर साहब अब आगे नहीं पता। जी अरशद साहब थैंक यू सो मच हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जी डॉक्टर हसनैन, हमारी बात हुई अरशद साहब से बड़ी मुफीद, और उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस भी आपने उनसे पूछे। तो ये बताइएगा कि एनर्जी मिक्स की तो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कोल के 6 लार्जेस्ट रिजर्वॉयर्स थे, वो भी हम यूज़ जब उसकी बात करते हैं तो उसको तो आई एम गोना डिस्कस दैट लेटर। गैस हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, वो भी हमने यूज़ अप कर ली है, और अब वी एंडेड अप विद हैविंग सर्कुलर डेट है, कैपेसिटी पेमेंट्स पाइल अप होती जा रही हैं। ये बताइएगा कि अप्रैल में एक खबर आई थी कि 11 आईपीपीज को ख़रीदा जा रहा है जो कि फर्नेस ऑयल से रिलेटेड हैं, और तकरीबन इससे उनको जो 450 बिलियन रुपए पे करने थे उनसे बचा जा सकेगा। तो इसका क्या बना? और ये भी बताइए कि अगर एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसे यूज़ क्यों नहीं करते? 102 मिलियन आई एम सॉरी दरखास्तें जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, तो हम डिमांड भी है, प्रोडक्शन भी हो रही है, लोगों को बिजली चाहिए भी है, तो फिर हम इन्हें ये प्रोवाइड क्यों नहीं कर देते? प्रॉब्लम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किए हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। अब आप ये देखें कि जैसे आपने बड़े क्लैरिटी के साथ थॉटफुल प्रोसेस में देखा, लोग थोड़ा सा समझने में उनको उतना अंदाज़ा नहीं होता। मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ। ये प्राइवेट थिंक टैंक और प्राइम इंस्टीट्यूट का बिजली की तकसीम कार के हवाले से है। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और मैं बहुत सारी इस स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ और बहुत सारे स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये देख रहा हूँ कि हमें ये सोचना होगा कि कोल पावर जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने, आपके सामने मैंने बताया कि मैं कोई लंबी बात ना करूं, क्योंकि मैं अगर टेक्निकल कोर यानी कोल के अंदर मेरी कोई पीएचडी नहीं है, मेरी पीएचडी इकोनॉमिक्स में है, तो मैं अगर सिर्फ यहाँ पे कहूँ कि कोल के अंदर सिर्फ देखें तो 16% अगर मेरा कोल इस्तेमाल हो रहा है बिजली के अंदर और 29% मैं हाइड्रो कर रहा हूँ, तो जबकि 97 बिलियन अगर इस हुकूमत ने किया है, तो सबसे पहले तो आप उनको शाबाश दें कि 10 साल में भी अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं तो हाइड्रो पावर के होने चाहिए। तो किसी अक्लमंद ने तो ये किए होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1990 से लेके बाद 1994 के अंदर ये जब फर्नेस ऑयल से हमने जब शुरू किए, बाकी मामला शुरू किए, हाइड्रो को कम कर दिया और हमने जो थर्मल को ज्यादा कर दिया, उसकी वजह से एक बड़े लॉसेस आना शुरू किए। अब 11 और आईपीपी इसके साथ जब मुआहदे अब करेंगे तो हुकूमत शायद पीछे होना पड़ जाएगी, हुकूमत गर्दिशी कर्जे पूरा करे या डेट पूरा करे। ओवरऑल हम जरा पता करते हैं कि इजाफी पैदावारी सलाहियत में आपके साथ शेयर कर रहा हूं देती है। जी हाँ, मैं अर्ज करने लगा, उसके बारे में भी बताइएगा, आप जरा ये देखिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कितना लोड डालेंगे हम, जी मैं अर्ज करने हुकूमत किस तरह से सब चीजों को मतलब कहां पर फिक्स करने की जरूरत है और किस तरह से किया जाएगा। 3 साल का अरसा देख लीजिए। 5 साल से जो मैंने अभी रिपोर्ट आपके सामने रखी थी वो ये थी कि 1.148 ट्रिलियन जो है वो सर्कुलर डेट आपका डबल होकर इस टाइम पर बन गया है 2.327 ट्रिलियन। ये जून 30 2021 की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि प्रोविजनल प्रोजेक्ट जो है वो 2.327 पर चला गया, और आईपीपीज जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स को जो हमने पे किया अभी तक सिर्फ 90 बिलियन पेमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा जो पेमेंट्स का पहाड़ है वो अभी आपने पे करना है। तो इसके आगे मैं बताऊं कि 177 बिलियन जो है वो सर्कुलर डेट के अंदर दे रहे हैं, और उसके आगे जो आपने जो सर्ज ऑफ फिस्कल ईयर जो 2019 में वो अलग आप दे चुके। यानी तहरीक इंसाफ जब आई थी तो 1.48 ट्रिलियन का था। पिछला कर्जा बढ़ाते बढ़ाते ये तो गर्दिशी कर्जा पे करते करते बूढ़े हो जाएंगे और इसके बाद ये पे नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आपकी हुकूमत के जो उस जमाने में 90 से किसकी हुकूमत थी, नून लीग की, उसके बाद से किसकी हुकूमत थी, आप चेक करते जाएं कि 90 के बाद से आपकी जो है मुसलसल एक डिफॉल्ट आ गया। अब इस एक बड़े डिफॉल्ट को टेक्नोक्रेटिक तरीके से हल किया जाएगा। सबसे पहले इसको सियासत से दूर किया जाए, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने तो सही डिसीजन ले लिए। वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे पकड़ लें कि मैंने वजीर आजम साहब की जो बात की है वो मैंने सही तो बात करी, उनकी डायरेक्शन ठीक है, वो पर भी बात होगी। यहाँ पर 13 खरब 55 अरब रुपए का नुकसान है। मैं थोड़ा फैज अहमद चौधरी साहब के साथ माजरत के साथ मैं जरा सिर्फ और सिर्फ गर्दिशी कर्जों का बोझ बताता चलूं। फिर 2016 से 2020 में दरमियान में गर्दिशी कर्जों की जो मद में 6 खरब
47 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ, 7 खरब 8 अरब 40 करोड़। अगर इतने मेरे पास प्रॉफिट होता तो मुझे ये बताएं कि जब आप बिजली बना रहे थे तो आपने इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई, खपत क्यों नहीं की? और खपत करने के बाद ये 30 साल से ये मसला हम कर रहे थे, खपत करनी है तो इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री आपकी जिस टाइम पर जा रही थी उस टाइम पर आप मुआहदे कर रहे थे, उस वक्त आप रेंटल पावर कर रहे थे, और टेक्नोक्रेट्स ना होने की वजह से आप सिंगल एक लफ्ज मेरे से अगर पूछे तो ये किसका कसूर है? तो हम सारे इदारों को ये सोचना होगा कि ये सियासी डिसीजंस का कसूर है। जब सियासी डिसीजन आप लेते हैं, अब स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात करना चाहता हूं, तो इसमें नाकामियों की अगर स्ट्रक्चरल व्यू में देखें तो 95 अरब रुपए रहा जो स्ट्रक्चरल नुकसान जो हमारा रहा वो इतना रहा। फिर अब आपने बात की थी हमारे तकरीबन बेल आउट पैकेजेस की। बेल आउट समझ लीजिए कि हुकूमत को अपने पल्ले से देना पड़ेगा। जब बेल आउट आप पल्ले से देंगे तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट क्या रहेगी, और आईपीपीएस को समझे टेक एंड पे। फैज अहमद चौधरी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, फैज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर लम्स हैं एनर्जी इंस्टीट्यूट के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सर, फैज साहब, ये बात हो रही है एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है तवानाई के यूज़ के हवाले से, और आईपीपी के साथ जो मुआहदे हुए हमारे, तो आप ये बताइएगा। मैं स्टेट ओन डिस्कोस की बात करना चाहती हूँ कि उनकी जो परफॉर्मेंस है 2016 से लेकर 2020 तक उनकी कारकर्दगी जो रही, उससे हुकूमत को भारी नुकसान हुआ, बेल आउट्स देने पड़े, सब्सिडीज़ देनी पड़ी, उसका जो बोझ है वो हमारे ख़जाने पर पड़ा, हमारा जो बजट है वो इम्पैक्ट हुआ इससे। तो आपको क्या लगता है कि पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर कर ली जाएं तो क्या इन मसाइल के सॉल्यूशंस निकल सकते हैं? जी आपने काफी, मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था, काफी सारा गुफ्तगू थी। आपको एक इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आम हम मिस कर जाते हैं, सारा हम नजला गिराते हैं डिस्कोर्स पे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया। आपने कभी अंदाजा लगाया या उसकी कभी असेसमेंट की कि वो कितने अरब रुपए नुकसान साल का करते हैं, और बाकी नुकसान हम कितना कर लेते हैं अपनी सिर्फ प्लानिंग के डिसीजन मेकिंग में? मैं एक छोटा सा नंबर आपसे जरा शेयर करना चाहूंगा कि 2017-18 में हमने कैपेसिटी पेमेंट जो कि पहले 2015-16 में 255 अरब थी, यहाँ आके तकरीबन 418 या 420 अरब हो गई हमारी 17-18 में। तो हमने 122 टेरावाट आवर सप्लाई की ओवरऑल अपना एनटीडीसी के सिस्टम से, या ओवरऑल तो सारी जो डिस्कोस हैं। तो 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में वही 122 टेरावाट आवर के करीब हमने सप्लाई की। तो इसका मतलब है हमारी एनर्जी डिमांड तो वही थी, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट थी 418 से हो गई, चले गई 750 पे। अब वो जाके 900 950 पे खड़ी है। तो ये जो 550 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट का जो ऐड हुआ, लेकिन आपने एनर्जी तो सप्लाई नहीं की उस हिसाब से। तो असल हमारा जो मसला है वो अपनी जगह छोटा मसला है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का मसला है जी। असल मसला हमारा जो हमने अपनी कैपेसिटी पेमेंट का जो पहाड़ खड़ा किया, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को जो सरप्लस कैपेसिटी जो मैं कहा करता हूँ वो जब हमने अपनी डिमांड को सामने नहीं रखा, हमने पॉलिटिकली जो डिसीजन किए, अपने पूरे रिसोर्सेज का अहाता नहीं किया, इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से ये हमने अपने लिए मसला खड़ा किया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, तो वो तो 150 अरब का टीका है जो डिस्ट्रीब्यूशन में आप लॉसेस लगा लो, कुछ कर लो, वो तो 150 अरब नहीं बनेगा पूरे साल का, जबकि ये 550 अरब रुपए आपने खड़े कर दिए। जैसे उसमें 200-300 जेन्युइन भी हैं, लेकिन 200 या 250 अरब के जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी पेमेंट हम कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? और हमने अपने आप को बांध दिया है अगले चंद सालों के लिए भी। रिसेंटली आईजी सब जो अप्रूव अभी नेपरा ने किया है, अभी ये भी सिंगल माइंडेड है मेरी ओपिनियन में। और इसका जो कैपेसिटी का इम्पैक्ट होगा, ये आपका जो हमारी बास्केट प्राइस जो 12 रुपए पे है, ये चले जाएगी 18-19 रुपए पे। तो ये जो 6 रुपए के एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, इसका कौन हिसाब देगा? तो हमें ये, जैसे अभी मैं सुन रहा था कि टेक्नोक्रेट्स जो लोग समझते हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं है, ये टेक्निकल डिसीजंस है। और अगर हमने ये इस अंदाज से रिफॉर्म करके इस सेक्टर को
प्रॉपर थिंक टैंक बना के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को हवाले नहीं किया तो ये फिर ये ऐसे ही चलेगा और वी विल कोलैप्स समडे। आई एम सॉरी टू से। तो हमें बुनियादी जो वजूहात है उनको देखना है। हम सारा नजला गिरा देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे, यस उनमें खराबियां हैं, उनको तो दुरुस्त किया जा सकता है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, उनको म्यूनिसिपैलिटीज को दिया जा सकता है, ये सारी सिफारिशात मौजूद हैं, लेकिन ये एक हार्मनी में काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी डॉक्टर हसनैन, आप ये बताइएगा कि एनर्जी क्राइसिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये मसला क्या सिर्फ पाकिस्तान का है या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी दूसरे ममालिक को भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? क्योंकि अगर यूरोप को देखा जाए, चाइना को देखा जाए, दे वांटेड टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। चाइना सेड कि 2060 तक वो अपने आप को कंप्लीटली कार्बन फ्री कर लेगा, लेकिन वहां पर भी तो ये एनर्जी क्राइसिस देखा जा रहा है, तो वहां पर क्या सूरत हाल है? व्हाई आर दे हैविंग दिस प्रॉब्लम? हम तो चलो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे आईपीपीस के मुआहदे के मसले हैं, लेकिन उनके क्या मसाइल हैं? देखिए पूरा का पूरा आईपीपीस के ऊपर नहीं, वो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी जो हमारे लम्स के प्रोफेसर थे। अब एक चीज समझने की कोशिश करें कि हमारे आईपीपीस के साथ मुआहदे हो गए, हमने उनसे तय किया था ना कि अगर आप 13,000 बनाएंगे तो हम 7,000 अगर यूज कर रहे हैं तो हमारी कंजम्पशन तो हमने देखनी थी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हमने छोड़ दिए, हमने सर्कुलर डेट को मैनेज करना छोड़ दिया, हमने गवर्नमेंट के जो एडेड 404 बिलियन जो फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट था फिस्कल ईयर का वो छोड़ दिया। फिर अभी इस दफा आपने 90 बिलियन दिए, वो आपको पे करेंगे। अच्छा, इतना बड़ा ये मसला नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फैसला ले कौन रहा है? इज दैट अ पॉलिटिकल डिसीजन? सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट अगेन, प्राइम मिनिस्टर के अलावा मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, तो हमारे इदारों को समझना होगा कि आपके जो अब मैं नाम लेना शुरू करने लगा हूं कि पेप्को से लेके सेप्को, हेप्को, के इलेक्ट्रिक, मैपको, लेस्को, इन सारों से अगर देखें जो तो परसेंटेज के अंदर मैं देखूं तो बिलियंस के अंदर सिर्फ लॉसेस देख रहा हूं। मेरे पास आपके सामने ये लिस्ट है, ये अगर आप दिखा सकें तो डिस्कोस की लिस्ट देख लीजिए, इसके अंदर से लॉसेस के मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा। फिर अगर रिकवरीज में देखूं तो 94%, 94.36, 94.21, 94.18, के इलेक्ट्रिक 92.41, इस तरीके से पेप्को रिकवरीज वगैरह ये इस तरीके से आपकी रिकवरीज चल रही हैं। आगे अगर मैं पूरी दुनिया का आपके सामने पेश करता हूं, दूसरा देखें कि हाइडल के ऊपर आ गए, ऑयल का बहरान आ गया। अब ऑयल के बहरान में आप समझ लीजिए कि दुनिया में आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया था कि जो चीन के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर ये महंगी बिजली कैसे काबिल कबूल हो गई। आप सिर्फ और सिर्फ इस दफा देखें कि आप जो बिजली आती थी आपकी ज्यादातर यूरोप में, उसमें रूस से आ रही थी। अब रूस में उन्होंने इल्जाम लगाया कि आप सियासी तौर पे हम ये डिसीजन लिया ताकि हमें आप सब लाइम करें और हमें जो है वो इनिशिएटिव ना मिले। तो चुनाचे इसी तरीके से बरतानिया भी यूरोप का हिस्सा नहीं भी है, तो 60% से ज्यादा बिजली और गैस के मुतबादिल ज़राए यानी पन बिजली और पन चक्की से बिजली बनाई जाने के लिए तरफ तवज्जो दे रही है। इसी तरीके से औसतन जो यूरोप में फी मेगावाट की कीमत जो है वो 50 यूरो थी, जो कि अब कई जगहों के ऊपर बढ़कर 500 तक पहुंच गई है। यानी आप अंदाजा लगाएं, मैं पूरी दुनिया का कह रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और वो सच बात कर रहे हैं। अगर मेरी बात सुने, ये स्पोक्स पर्सन की गलत बातें कि भाई सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी स्पीच के अंदर ये बात किया तो उन्होंने, कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि भाई ये बताना क्यों जरूरत नहीं है, आप जरा एक चीज क्लियर करने थे कि उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी। क्या झूठ बोलते हैं? क्या चीनी की प्राइस जो है वो 90 उन्होंने फिक्स की थी, 150 होगी, झूठ बोलते हैं? मतलब प्राइस बढ़ेगी, ऑयल प्राइस बढ़ेगी, पेट्रोलियम प्राइस बढ़ेगी। आपकी पेट्रोलियम लेवी 600% थी, उसके अंदर से पैसा निकाल के 200 अरब रुपया आपने इसके अंदर दिया था, डीजल और पेट्रोल को फिक्स करने की कोशिश की थी, नहीं कर सकते ज्यादा दौर। अब आपके पर सवाल ये आएगा कि फिर अब करना क्या है, प्राइस तो बढ़ती जा रही है, क्या है ये कंक्लूड कीजिएगा पूरी दुनिया का क्राइसिस। अच्छा, इसमें जरा ये समझना होगा कि इस वक्त यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, आपके ऑयल एंड गैस के अंदर, आपकी पाइपलाइंस के अंदर ये सारा का सारा बड़ा प्रॉब्लम तो है। अब ग्रीन एनर्जी अलर्ट्स आना शुरू हो गए। मैं बार बार दोबारा इसमें एनर्जी सेक्टर की बात है तो मैं बार बार इसी पे फोकस कर रहा हूं। खुदा रहा ऐसे स्टेटमेंट न दे जिसके अंदर आपके कार्बन में, कोल में अगर आपने बिजली पैदा करनी है तो करते रहे, लेकिन ये ना कहें कि हम ये पावर प्रोजेक्ट शुरू करने लगे, क्योंकि 33 अरब रुपए के सिर्फ सी पैक के अंदर मुआहदे हो चुके हैं। उधर से बिजली पैदा होनी है और उसके ऊपर हमने पावर जनरेशन करनी है। पावर जनरेशन करना बहुत जरूरी और लाजिम है। इसको हमें एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाकर के हमें पावर प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ेंगे। सोलर को आप समझ लें, ये अल्टरनेटिव एनर्जी और ग्रीन एनर्जी जो है वो आपको बेसलाइन पावर नहीं देती। आपने टेक्निक्रेट्स को सुना, आप जब बात करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं,
देखें जी, हमने सूरज से बिजली पैदा की, सूरज से साथ बिजली करने के लिए इंडक्टर होते हैं, इंडक्टर के साथ मुझे बेसलाइन बिजली पावर फ्यूडल हाइड्रो से चाहिए, हाइड्रो की जाएगी तो मैं सोलर पैदा करूंगा। ये सिर्फ लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट निकाल के मुझे उसमें से चीज नहीं मिलती। अब मैं पूरी दुनिया, अब टाइम खत्म हो गया, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैं आपके देने लगा अभी, क्योंकि हमने मुकम्मल नहीं किया। पूरी दुनिया के अंदर ये क्राइसिस है और इस क्राइसिस के अंदर प्राइसेस बढ़ेंगी और पेट्रोल प्राइस का जो बढ़ना और पूरी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस होना और इसके साथ कार्बन एमिशन, यानी आपके पास क्लेमिटी का भी बहुत बड़ा इशू आ रहा है। जब आप कोल पावर प्रोजेक्ट्स को कम करेंगे और उसको एलिमिनेट करेंगे या बंद करेंगे, साथ में जब आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को अभी टाइम लगेगा, उन सारे के मुआहदे होते होते ये एनर्जी टोटल ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन चुका है। तो इसके लिए जरा सब्र और तहम्मुल से होना पड़ेगा। हमें सिर्फ फोकस करना होगा डायरेक्शंस को और कोशिश करें, अवाम अगर बहुत ज्यादा चाहती है तो वजीर आजम पाकिस्तान से गुजारिश ये करें कि ये सियासी लोगों को यहाँ से हटाया जाए और टेक्नोक्रेटिक लोगों को यहाँ पे बिठाया जाए और टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो जाकर के ये जायजा लेंगे कि हमने कौन से डिसीजन लेंगे और क्या करेंगे। वरना हर आदमी रेंटल पावर प्रोजेक्ट शुरू करेगा, कोई ना कोई और नया काम करेगा, LNG के ऊपर काम करेगा, सुई गैस के ऊपर कोई और काम करना शुरू करेगा, प्राइवेट तबके से कोई और लोग आ जाएंगे और बड़े कट लेकर जो है वो सरकारी तौर पे चीजें खर्चाजात उनकी जेब में भरना शुरू हो जाए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पे बात की और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सस्ती तवानाई की फराहमी किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जो एनर्जी क्राइसिस है वो हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़े बड़े ममालिक जिस तरह के अमरीका और चाइना, उनका भी प्रॉब्लम है। और अच्छी बात यह है कि हमारी हुकूमत इक़दाम कर रही है और स्टेप्स लिए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में हमारी आवाम को बेहतरीन बिजली और सस्ती बिजली दस्तयाब होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।